हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th का लेसन है ये। और इस लेसन में हमने काफ़ी कुछ पहले पढ़ लिया है। इसका पार्ट 1, इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वीडियो 2, वीडियो 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे वीडियो 4 गैमेटोजेनेसिस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे बुक लाइन टू लाइन समझने से क्या फ़ायदा। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि नीट का एग्ज़ाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है और 12th बोर्ड का एग्ज़ाम भी एनसीईआरटी बेस्ड है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से माइन्यूटली पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट आपको सभी एग्ज़ाम्स में मिलता है। और नोट्स क्या होते हैं? नोट्स मतलब वो एक कंटेंट होता है जिसे स्टूडेंट्स खुद तैयार करते हैं। तो आपको बोर्ड के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कंपटीशन के फैक्ट कैसे तैयार करने हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। तो अपने गैमेटोजेनेसिस चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग ये हुआ कि इसमें मेल गैमिट बनते हैं, फीमेल गैमिट्स बनते हैं, उनमें फ्यूजन होता है, फ्यूजन से जायगोट बनता है और जायगोट से नया एनिमल का डेवलपमेंट होता है। लेकिन आप इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि जो गैमिट होता है, गैमिट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोजोम है तो गैमिट में क्रोमोजोम जो हैं वो 23 ही होंगे। और ह्यूमन में मेल गैमिट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमिट को हम बोलते हैं ओवम। और मेल गैमिट स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है और फीमेल गैमिट ओवम का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है? ओवेरी में होता है। अब आपको एक बात बता दूं कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, ओवम का फॉर्मेशन ओवेरी में होता है। ठीक है। और स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये दोनों प्रोसेस हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद नियर अबाउट 3 वीडियोज़ और होंगे और उसके अंदर आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा बढ़िया तरीके से। हर एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखिएगा तो आपका जो है वो और अच्छे से चैप्टर कवर होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, गैमिट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस in male formation of gamete like sperm is the formation of gamete is called spermatogenesis and in female gametogenesis is called oogenesis। मतलब गैमिट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज गैमिटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। इन मेल the process of formation of male gamete sperm is called spermatogenesis। मेल में ये फैक्ट आप लिखिएगा, जैसे पॉइंट बना के लिखा गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं वो बात लिखी, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गैमेटोजेनेसिस 2 टाइप का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। फिर हम डिटेल पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? मेल जर्म सेल में जो है वो स्पर्म्स के बनने को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप एक बात को थोड़ा ढंग से समझिएगा, है ना, कि oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहे हम लें टेस्टिस की बात, चाहे हम लें ओवेरी की बात, जिस बात का एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में कुछ डिप्लॉइड सेल होती है और इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल सेल। प्रीमोर्डियल सेल क्या बोला? प्रीमोर्डियल सेल, PMC, जिनके बारे में यहाँ एनसीईआरटी की बुक में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वही तो मैं कहता हूँ ना भाई, हम जब बिना बुक के जब पढ़ाते हैं ना तो कई बार काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दे देते हैं बच्चों को। लेकिन नीट में जब एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है तो क्यों हम एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें आपके दिमाग में डालें। और नहीं तो फिर क्या होगा कि बच्चे फिर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ पाते, तो कई बार क्या है काम की चीज़ रह जाती है। तो फर्स्ट प्राइमरी जो अपनी प्रायोरिटी है वो एनसीईआरटी को ही होनी चाहिए और बाद में देखना है कि हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। ओके, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने बोला चाहे टेस्टिस है चाहे ओवेरी है, टेस्टिस या ओवेरी दोनों में ही एक डिप्लॉइड सेल होती है स्टार्ट में, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल सेल।
क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल सेल, पीएमसी। स्टार्टिंग में होती है बहुत सारी पीएमसी, प्रीमोर्डियल सेल, और ये सेल सब की सब डिप्लॉयड होती है। इन डिप्लॉयड सेल में बहुत सारे माइटोसिस होते हैं, और माइटोसिस से बहुत सारी नई सेल बन जाती है, वो सब की सब डिप्लॉयड होती है। ये पीएमसी सेल है, प्रीमोर्डियल सेल, और इसमें बहुत सारी ये डिप्लॉयड सेल बन गई, और इन डिप्लॉयड सेल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्टिस में बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ओवेरी में बोलते हैं ऊगोनिया, और जनरल नेम लेना चाहो तो इसको हम बोलते हैं गैमीटोगोनिया। क्या बोलते हैं? गैमीटोगोनिया। मतलब प्रीमोर्डियल सेल में डिवीजन से बहुत सारी बन जाती है, मेल में स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल की ओवेरी में ऊगोनिया बन जाते हैं। आपकी बुक में स्टार्टिंग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसकी शुरुआत में कहीं प्रीमोर्डियल सेल का डिस्कशन नहीं है, डायरेक्ट कहानी शुरू की गई है स्पर्मेटोगोनिया से। और इसी तरह से फीमेल जो गैमेटोजेनेसिस है उसमें भी बात की स्टार्टिंग में कहीं प्रीमोर्डियल सेल का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और बात की शुरुआत की गई है ऊगोनिया से। तो आपको स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया वाला मामला क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया बना। देखिए वन बाय वन अब आप बात को समझिए, वन बाय वन आराम आराम से बात को समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया बने वो डिप्लॉयड हैं। अब मैं आपको चलिए फिर मैं सारी बात रिपीट कर देता हूं, है ना। क्या था? हर एक टेस्टिस के अंदर कुछ डिप्लॉयड सेल होती है जिन्हें हम कहते हैं पीएमसी। पीएमसी का मतलब प्रीमोर्डियल सेल। पीएमसी क्या होती है? बहुत सारी पीएमसी होती है, प्रीमोर्डियल सेल। और ये जो प्रीमोर्डियल सेल है ये डिप्लॉयड होती है, और इन डिप्लॉयड सेल में डिवीजन से, ये प्रीमोर्डियल सेल है पीएमसी, ये डिप्लॉयड होती है, और इनमें डिवीजन से बनते हैं बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया। तो प्रीमोर्डियल सेल से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब सुनिए, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है और इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया में ग्रोथ होती है और एक बड़ी सेल बनती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आया समझ में? स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। आपकी बुक में प्रीमोर्डियल सेल के बारे में बताया हुआ नहीं है, सीधा स्पर्मेटोगोनिया से कहानी शुरू की है। आप भी स्पर्मेटोगोनिया से कर सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है। इसमें ग्रोथ से नई सेल बनती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब सुनिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ, ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस मतलब ऐसा डिवीज़न जिसमें क्रोमोसोम आधे हो जाएं, और ये बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवीज़न करती है मियोसिस सेकेंड, और बन जाती है फिर स्पर्मेटिड। क्या बन जाती है? स्पर्मेटिड। ये आपके बात समझ में आई होगी। देखिए ये आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होता है, बहुत सारे बन गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिख रहा है ना इधर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है और बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये देखिए 23 है। कितने हैं? 23। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर माइटोटिक सेकेंड होता है और बन जाता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम 23 रहते हैं।
और स्पर्मेटिड जो होता है वो स्फेरिकल होता है, उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन होता है और बन जाता है आगे चल के स्पर्म, टेल कंटेंट स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? तो इस तरह की कहानी रहती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 100 स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? तो 100 से 400 300 कितने बन सकते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, या 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। तो देखिए 1 से 2 बन रहे हैं ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बन रहे हैं, तो 100 से कितने बनेंगे, 200। फिर ये पूछा जाए 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बनेंगे, तो स्पर्मेटिड तो 4 बनते हैं 1 से, तो 100 से 400 बनेंगे। या ये कहें 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे, तो सेकेंडरी में देखो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, तो 100 से फिर 200 ही बनेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये देखिए 1 से 2 बन रहे हैं, जो वोयलेट कलर के हैं उससे 2 ग्रीन बन रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक एनिमल में 40 क्रोमोसोम है, एक एनिमल में 40 क्रोमोसोम है, तो बताइए उसके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम रहेंगे। अरे यदि 40 है तो प्राइमरी में तो सेम ही रहते हैं 40 के 40, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हाफ हो जाएंगे। आगे बात समझ में आ गया? समझ में? अब सुनिए, एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटिड स्फेरिकल है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मेटिड कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। उस स्पर्मेटिड का टेल कंटेन्ड स्पर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इन स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखो क्या बताया मैंने कि स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में आपको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। उसमें सबसे पहले है एक तो हेड, 4 पार्ट बताने हैं। हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड टेल आपको दिख रहे हैं। हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड टेल, चारों की हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ओके, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले है हेड। हेड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हेड होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हेड होता है। और हेड में ऊपर ही ऊपर देखिए आपको क्या दिख रहा है? एक्रोसोम। क्या दिख रहा है आपको? एक्रोसोम। सबसे पहली बात कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन सा सेल ऑर्गेनेल करता है? बड़ा ही दुनिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? दूसरा क्वेश्चन, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। क्या काम करता है हाई एल्यूरोनिडेज? ये क्या होता है? स्पर्म को ओवम के अंदर जाना होता है, तो उस दौरान ये क्या करता है कि जो कोरोना रेडिएटा है उसके हाई एल्यूरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करके और अंदर घुसने का रास्ता बनाता है। समझ में आया? ओवम के हाई एल्यूरोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके और अंदर घुसने का रास्ता बनाता है। दोबारा सुनिए, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी करती है। एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होता है? हाई एल्यूरोनिडेज होता है। ये हाई एल्यूरोनिडेज क्या काम करता है? ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम की एल्यूरोनिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करता है। ओवम के हाई एल्यूरोनिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करता है। अब देखिए, हेड में एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी होता है। हेड में क्या होता है? एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी होता है। आ गई बात समझ में? हेड में एक बड़ा सा होता है न्यूक्लियस। अच्छा, और क्रोमोसोम मटेरियल भी प्रेजेंट रहते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक की। तो देखिए यहाँ पर दो सेंट्रोजोम होते हैं, एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रोजोम और एक होता है डिस्टल सेंट्रोजोम। प्रोक्सिमल सेंट्रोजोम तो नेक के पास एक गड्ढे में प्रेजेंट रहता है प्रोक्सिमल सेंट्रोजोम, और डिस्टल सेंट्रोजोम बिल्कुल ऐसे सीधा लंबा, देखिए चल रहा है इसमें, है ना, और ये पूंछ बना लेता है, टेल बना लेता है। ये नेक से स्टार्ट होता है, मिडल पार्ट से होता हुआ टेल तक एक लंबी पूंछ बना लेता है। तो टेल का फॉर्मेशन कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल। टेल का फॉर्मेशन कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल करता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में जो टेल, यानी अपने कह सकते हैं कि ये जो लंबी एक्सिस बनी हुई है, जो सेकेंडरी मतलब डिस्टल सेंट्रियोल ने बनाई है लंबी एक्सिस, उस एक्सिस के चारों ओर देखिए क्या दिख रहे हैं आपको। उस एक्सिस के चारों ओर आपको ये देखिए, ये ऐसे 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 क्या दिख रहे हैं? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये? माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है कि स्पर्म जो होता है इसे लिक्विड में बहुत लंबा मोशन करना पड़ता है, तो इसके लिए एनर्जी सोर्स चाहिए, इसलिए इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया का नेटवर्क है मिडल पार्ट के अंदर, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का नेटवर्क एनर्जी देने का काम करता है। अब डिस्टल सेंट्रियोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर लंबा निकलता है तो पीछे टेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल की, सॉरी स्पर्म की। हेड, नेक, मिडल पार्ट एंड टेल। चलिए एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है मैंने आपको समझाया इसमें, और समझिए। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के चारों ओर क्या होती है? एक स्पर्म के चारों ओर क्या होती है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म में एक लंबा सा इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आप नहीं पढ़ा है, क्रोमोसोम तो हाफ हो गए थे। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कैप लाइक होता है, उसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इसमें फिल्ड द एंजाइम, एंजाइम का नाम नहीं बताया, हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है, दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब उसके बाद में मिडल पीस पोजेज न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना मिडल पार्ट में, जिससे मूवमेंट करता है। एक इजेकुलेशन में 200 से लेकर 300 स्पर्म्स जो है वो रिलीज होते हैं। बाकी 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप के होते हैं, है ना। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए कि 60% स्पर्म नॉर्मल होने चाहिए। 40% नॉर्मल नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 60% नॉर्मल होने चाहिए, जिनकी स्पीड बहुत हाई ना हो। आगे बात समझ में। अब देखिए आपने पढ़ा टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं और ये सेमिनिफेरस डक्ट से होते हुए किस में चले जाते हैं? सेमिनल वेसिकल में। उस दौरान एपिडिडाइमस और सेमिनल वेसिकल कुछ लिक्विड का सीक्रेशन भी करते हैं, जिससे सीमन का फॉर्मेशन होता है, और जो सीमन है वो सारा स्टोर हो जाता है किसके अंदर? किसके अंदर? सेमिनल वेसिकल में स्टोर हो जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट हमें प्रोसेस पढ़नी है डिटेल से, oogenesis। क्या पढ़नी है? oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। मतलब मैच्योर फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। आगे बात समझ में। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में कुछ डिफरेंस होते हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब पता है क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी पे। लेकिन oogenesis कब स्टार्ट होता है? oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेट में बहुत सारे जो अपने कह सकते हैं गैमिट्स बनते हैं, लेकिन वो भी गैमिट नहीं है क्योंकि वो हैप्लॉइड नहीं है, उन्हें हम कहेंगे oogonia। मैंने बोला था कि प्रीमोर्डियल सेल से टेस्टिस में बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया और ओवेरी में बनते हैं oogonia। आगे बात समझ में। अब oogonia काफ़ी सारे संख्या में बन जाते हैं, बर्थ के बाद में भी ये बनते रहते हैं।
अब उसके बाद में ऊगोनिया जो होता है उसमें एक ऊगोनिया में होता है प्रोफेज फर्स्ट। आपने सेल डिवीजन पढ़ा है और सेल डिवीजन में ये पढ़ा है कि जो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट होता है ना, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट, ये काफ़ी लंबी स्टेज होती है और इस लंबी स्टेज के दौरान काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और ऊगोनिया जो है वो बदल जाती है प्राइमरी ऊ साइट में। अब यहीं पे ही फ़र्क आ गया। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, यहाँ पर प्राइमरी ऊ साइट बना है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ और इतनी लंबी प्रोसेस नहीं चलती थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लंबी प्रोसेस चलती है। हम लोग वैसे तो इसमें काफ़ी बताते हैं विटेलोजेनेसिस, प्री विटेलोजेनेसिस, लेकिन ये सब आपके है नहीं। मतलब इस दौरान काफ़ी सारा योग का फॉर्मेशन भी होता है, काफ़ी सारे योग का फॉर्मेशन भी होता है। तो एक ऊगोनिया में यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो प्राइमरी ऊ साइट में कितने होंगे? प्राइमरी ऊ साइट में भी 46 ही होंगे, है ना। प्राइमरी ऊ साइट में भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम ही होंगे। आगे बात समझ में? प्राइमरी ऊ साइट में भी 46 ही होंगे। अब क्या होता है, प्राइमरी ऊ साइट के चारों ओर काफ़ी सारी ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठी हो जाती है। मतलब ये प्राइमरी ऊ साइट है, इसके चारों ओर बहुत सारी ये ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठी हो गई। अब इसको हम प्राइमरी ऊ साइट ना कह के कहेंगे प्राइमरी फोलिकल। क्या कहेंगे? प्राइमरी फोलिकल। आ गया समझ में? इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फोलिकल। A large number of these follicles are generated during the phase after puberty। ऐसे प्राइमरी फोलिकल जन्म से ही बनने शुरू हो जाते हैं और प्यूबर्टी तक 60,000 80,000 की संख्या में काफ़ी सारे रह जाते हैं। ठीक है ना। अब सुनिए आगे क्या होता है। अब प्राइमरी फोलिकल जो होता है उसमें कई सारी लेयर और बन जाती हैं, जैसे ग्रेनुलोसा लेयर बन जाती है और प्राइमरी फोलिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फोलिकल में। प्राइमरी फोलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी फोलिकल में। दोबारा समझिए, शुरू में थी प्रीमोर्डियल सेल, नहीं लिखा हुआ उसके बारे में आपकी बुक में, तो चलिए कहानी ऊगोनिया से स्टार्ट कर दें। प्रीमोर्डियल सेल से बनती है बहुत सारी ऊगोनिया। ऊगोनिया में प्रोफेज फर्स्ट चलती है मियोसिस वाली, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट चलती है और एक ऊगोनिया से साइज में बड़ी होकर और बहुत सारा उसके अंदर योग का सिंथेसिस होकर प्राइमरी ऊसाइट बना लेता है। प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड बहुत सारी ग्रेनुलोसा सेल इकट्ठी हो जाती है और प्राइमरी फोलिकल बना लेती है। प्राइमरी फोलिकल से सेकेंडरी फोलिकल बनता है। सेकेंडरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा सुनिए, सेकेंडरी फोलिकल टर्सरी फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना। और उस दौरान क्या चेंज होते हैं? एक बड़ी सी केविटी बन जाती है और इसमें लिक्विड भर जाता है, उसे हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। समझ में आया? यहाँ तक की बात मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ब्लड वेसल्स हैं। शुरू में देखिए क्या दिखाया है? प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी से आगे बना सेकेंडरी फोलिकल, और जो देखिए ऊपर लिखा हुआ है टर्सरी फोलिकल जो है उसमें एक बड़ी सी केविटी दिख रही है, उसको हम कहते हैं एंट्रम। उस केविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम। अब इसके चारों ओर और भी बहुत सारी फोलिकल सेल आ जाती है और एक नई लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं जोना प्लूसिडा, और अब इसे हम ग्रेफियन फोलिकल कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी टर्सरी फोलिकल कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफियन फोलिकल में। और ग्रेफियन फोलिकल में से अब ओवम बाहर निकल जाता है और फोलिकुलर सेल पीछे रह जाती है, और ओवम के बाहर निकलने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओवम के बाहर निकलने को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन। ये देखिए ओवम बाहर निकल गया, है ना। ओवम के बाहर निकलने के बाद फोलिकुलर सेल बच जाती है। अब फ्यूचर डिपेंड करता है इसका क्या होगा। यदि इस ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, तब तो ये बचा हुआ फोलिकुलर पार्ट कार्पस ल्यूटियम नाम की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। नहीं आया समझ में?
भाई ओवम बाहर निकलने के बाद यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाए और वो एम्ब्रियो बनाना शुरू कर दें, तब तो पता है क्या होता है, तब तो ये बचा हुआ फॉलिकुलर पार्ट कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर बनाता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ना हो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आराम से होता रहे। आया समझ में? और नहीं तो यदि फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है, फिर आप पूछेंगे। यदि ना हो तो फिर ये एक इनएक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहेंगे कार्पस एब्लिकेंस। क्या कहेंगे? कार्पस एब्लिकेंस। ये कहानी होती है। तो देखिए आपने भी पढ़ा कि सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है वो टर्सरी फॉलिकल में बदल जाता है और एक फ्लूइड कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। द थिका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू इनर थिका इंटरना। तो अंदर एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं थिका इंटरना और बाहर की लेयर को हम बोलते हैं थिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? थिका एक्सटर्ना। अब टर्सरी फॉलिकल शेप और साइज में बड़ा हो जाता है और ये अनइक्वल डिवीजन करता है जिससे बनती है सेकेंडरी oocyte। क्या करती है? ये अनइक्वल डिवीजन करता है और इससे बन जाती है सेकेंडरी oocyte। अब देखिए सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है और फिर सेकेंडरी oocyte आगे बना देती है ओवम और फिर दो पोलर बॉडी और बनती है। ये मैं भी आपको और बता रहा हूँ। देखिए इसमें नीचे ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, समझिए। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले शुरू में ऊगोनिया है। ऊगोनिया से बहुत सारे क्या बन गए? ऊगोनिया में 46 क्रोमोसोम है। ये ऊगोनिया में क्या है? 46 क्रोमोसोम। इससे क्या बन गया? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में भी 46 क्रोमोसोम। ये चाइल्डहुड में बन जाता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होता है और बन जाता है एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte। ठीक है। अब मियोसिस सेकेंड होता है, सेकेंडरी oocyte से बन जाता है सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम क्वेश्चन ये उठते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या फ़र्क है। पहला डिफरेंस ये है कि वहाँ पर ग्रोथ फेज में, स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज में कुछ बड़े चेंजेस नहीं हुए थे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के दौरान कोई बड़े चेंजेस नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर oocyte से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के दौरान एक लंबी प्रोसेस चलती है प्रोफेज फर्स्ट की और काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकंड, उसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, लेकिन oogenesis में प्राइमरी oocyte से एक ही सेकेंडरी oocyte बनता है और दूसरा पोलर बॉडी बनती है। तीसरा फर्क ये है कि इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें आपने ये देखा था एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं बनते। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही ओवम बनता है। ठीक है। और पोलर बॉडी कितनी बनी? 2 पोलर बॉडी बन गई, एक यहाँ और एक यहाँ। क्वेश्चन ये आता है 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे? तो एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बनता है। तो 100 प्राइमरी oocyte से कितने बनेंगे? 100 सेकेंडरी oocyte बनेंगे, है ना। अच्छा, एक प्राइमरी oocyte से एक ओवम बनता है। तो कोई कहते 100 प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे? तो आप बताएंगे 100 प्राइमरी oocyte से 100 ही ओवम बनेंगे और 200 पोलर बॉडी बनेगी, क्योंकि एक से 2 बन रही है। एक से कितनी बन रही है? ये देखिए 2 बन रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 100 प्राइमरी oocyte से 100 ओवम बनेंगे। कौन सी सेल हैप्लॉइड है? क्या प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड है क्या? नहीं। क्या सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड है क्या? यस। क्या ओवम हैप्लॉइड है क्या? यस। क्या ऊगोनिया हैप्लॉइड थे क्या? नहीं, डेप्लॉइड थे। तो ये कहानी यहाँ पर होती है।
आगे बात समझ में? अब सुनिए, मैंने आपको बताया कि जैसे ही ओवम बन जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाती है, तो उसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, उसे हम कहते हैं जोना प्लूसिडा। और अब इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेफियन फोलिकल। और रेप्च्योर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte से मतलब ओवम का बाहर निकलने की हम प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन तक की प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। और अब आपको समझना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस ध्यान रखना। ओके, ये डिफरेंस मैंने समझा दिया। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। oogonia कहाँ होते हैं? ओवेरी में होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में एक स्पर्मेटोगोनिया से एक स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, वहाँ भी प्राइमरी oocyte बनती है। यहाँ पर देखिए, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, वहाँ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक ही ओवम बनता है। यहाँ एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इसके अलावा यहाँ स्पर्मेटिड का स्पर्म में फॉर्मेशन होता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस है, लेकिन यहाँ ओवम का आगे कोई चेंजेस नहीं होता। तो इसी के साथ अपने गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट की, और मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा। 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा वहीं का वहीं ध्यान देके, है ना। जब रिलैक्स माइंड से आप फ्री माइंड हो सुबह के टाइम में और में, तब आप आराम से देखिए, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश यही है कि हर बच्चे को घर बैठकर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं। अभी फिजिक्स के भी वीडियो तैयार हो रहे हैं। पता है क्या है कि बच्चे इन्हीं मतलब इतने परेशान होते हैं, पहले स्कूल जाते हैं, अब स्कूल में थके हारे होते हैं, कई बार 7th पीरियड आता है, कई बार 8th पीरियड आता है, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आता है तो बच्चे का माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा। फिर वो बच्चा ट्यूशन जाता है, तो दिन भर देखिए इकोनॉमिकली नुकसान भी होता है और टाइम का नुकसान भी होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि आप मेरे वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके घर पे देखते रहिए। अपने फ्रेंड को भी बोलिए, शेयर कीजिए आगे से आगे, और घर पे आराम से रोज़ के 20, 25, 30 मिनट के वीडियो देखते रहिए। 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे, पूरे साल भर में सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। मैं कहता हूँ 100 आउट ऑफ 100 भी आप बोर्ड में ले सकते हैं। और नीट में भी एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आपका कोई क्वेश्चन नहीं चुकेगा। सिलेबस होने के बाद आप नीट के प्रीवियस ये क्वेश्चन लिखिएगा, आपको पता चलेगा कि रियल में हमारा मामला कंप्लीट होने जा रहा है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।